मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक खिली खिली सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं हो खैरियत से हो और कामयाब जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो और अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय भी कर रहे हो। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की बहुत फजीलत और बरकत भी बयान की जाती है। तो आज भी हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज है वो एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हजरत अबी बिन काब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि जन्नत में उसके लिए महलात तामीर किए जाएं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि वो जुल्म के जवाब में अफवा दरगुजर से काम ले, महरूम करने वाले को अता करे और कता ताल्लुकी करने वाले से सिला रहमी का सलूक करे। और बेशक हमें पता है कि अफवा दरगुजर अल्लाह ताला की सिफात में से एक ऐसी सिफत है, यानी मुजरिम हो, खताकार हो और यहाँ के सजा के मुस्तहिक को भी अल्लाह ताला माफ कर देता है और उसकी नाफरमानी करने वालों को, खता करने वालों को, गुनाहों से भी वो दरगुजर करने वाला है। इसलिए हमें भी जनाब ये कोशिश करनी चाहिए, इस चीज़ को अपने जहन में रख के कि अगर कोई दोस्त, कोई बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा हो, माजत खा हो, तो हमें भी उनकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए और जो हमारे दिलों में नफरतें, कुदूरतें पैदा हो जाती हैं ना, उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और मोहब्बत से भर लेना चाहिए अपने दिल को। और जितनी ज़्यादा आप मोहब्बत बांट सकते हैं उतनी ज़्यादा मोहब्बत बांटें। और इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं हम भी और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, सेहत और फिटनेस का सारा जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी खुराक पर होता है। खुराक जितनी सेहत बख्श होगी, हमारी सेहत भी उतनी ही अच्छी होगी। और खुराक को तैयार करने में हमें ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है और जितनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल हम अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे, हमारी सेहत उतनी ही बेहतर रहेगी। आजकल तो ज़्यादातर लोग खानों में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हर घर में ये चीज़ हो रही होती है और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। लेकिन अगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो देसी घी का इस्तेमाल होता था, जैतून का तेल, नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। और अगर हम मवाजना करें तो देसी घी, जैतून का तेल और नारियल का तेल जब इस्तेमाल किया जाता था तब सेहत के मसाइल और बीमारियां भी बहुत कम थीं। लेकिन क्योंकि आबादी और इस्तेमाल दोनों में इजाफे की वजह से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बढ़ चुका है, तो इसलिए अब बीमारियों की तादाद भी इसी तरह बढ़ रही है। तो हमें खानों को सेहत अफजा बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और देसी घी, जैतून का तेल और नारियल का तेल कैसे हमारी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरीबा अताउल्लाह है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अरीबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा, ये जो कुकिंग ऑयल और घी, इसका जो मुवाजना करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कुकिंग ऑयल ठीक है, घी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं है। सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं अपने, तो दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले ये बताइए। अगर हम किसी भी ऑयल की, या बेशक देसी घी है, हम कोकोनट ऑयल की बात करें या हम अगर ऑलिव ऑयल की बात करें, जो कैलोरी कंटेंट है, जितना उसने हमें मोटापा देना है, वो हर ऑयल का सेम है। अच्छा। तो हर ऑयल में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट मैक्सिमम है, वो है फैट्स। और आप किसी भी तरीके से फैट ले लें तो आपको वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी ही मिलेगी, बेशक वो ऑलिव ऑयल है या बेशक वो देसी घी है। तो बहुत ज़्यादा एक ये मिसकंसेप्शन होती है कि ऑलिव ऑयल लेंगे तो हम मोटे शायद नहीं होंगे। एग्जैक्टली, हाँ। बट वो ऐसा नहीं होता है, आपको कैलोरीज वो उतनी ही दे रहा होता है, बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। कैलोरी बेशक उतनी होगी, लेकिन जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, जो उसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो आउटवे कर जाते हैं। अगर हम देसी घी की बात करते हैं तो देसी घी, जैसे हमें पता है बचपन में भी अम्मी बना रही होती थी, वो दूध को करके उसके बाद देसी घी निकलता है, तो वो बहुत खालिस और ऑर्गेनिक होता है। अगर हम वही बनास्पति घी की तरफ आ जाए तो बनास्पति फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो एक प्रोसेस होती है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो जो भी, अगर हम अक्सर अब तो ऐसे भी होता है कि हम ऑयल का पैकेट अगर फ्रिज के अंदर रखें तो वो भी सख्त हो जाता है, बेशक वो बनास्पति हो के ना हो। वेजिटेबल ऑयल भी अब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो जितने भी ऑयल्स इस तरह होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजनेशन से आर्टिफिशियल फैट डाली जाती है, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है, जितना भी हम हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हम ब्लॉकेज ऑफ आर आर्टरीज देखते हैं, हार्ट हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स,
जो बहुत ज़्यादा अब होते जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हमारी कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारा जिस्म है उसके अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है HDL विच इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है LDL विच इज़ अ वेरी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से सारी हार्ट इम्प्लिकेशंस और डिटीरियोरेट आपकी हेल्थ करती है। जितने भी हम ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स खाते हैं, बेशक वो सनफ्लावर हो, बेशक वो कनोला ऑयल हो, बेशक वो पाम ऑयल हो, जितने भी ये ऑयल्स होते हैं, व्हेन वंस दे आर हाइड्रोजनेटेड, जब इनको एक मैकेनिकल प्रोसेस से गुजारते हैं तो उनका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ इन्हांस करने के लिए उनके अंदर ट्रांस फैट डाला जाता है। हाँ। तो जो वो ट्रांस फैट, जो आर्टिफिशियल फैट उसके अंदर डालते हैं, उसकी वजह से वो हमारी सेहत के ऊपर बहुत से नुकसान देता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोकोनट ऑयल, जिस तरह आपने ऑलिव ऑयल का जिक्र किया, तो येस दे आर वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। अगर हम फैट देखें, फैट एज अ केमिकल कंपाउंड अगर हम देखते हैं, तो फैट की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और कुछ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अगर हम देसी घी की बात करते हैं, तो देसी घी में ऑल्दो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, जो सैचुरेटेड फैट होती है, इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट हेल्थ, इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट इन देसी घी है, इट इज़ स्टिल मच बेटर एज कम्पेयर टू द ट्रांस फैट। तो हर ऑयल की अगर हम उसको कैटेगराइज कर दें, तो हर ऑयल जो है उसकी कुछ खूबियाँ हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, जिस तरह हर खाने के होते हैं। तो अगर आप ऑयल कंज्यूम भी करें, जिस तरह हमारा अपना पाकिस्तानी कल्चर है, अगर निहारी बन रही है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी एक लेयर होगी तेल की। हम कोई खाना बना रहे हैं, उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत बहुत मेजर रीज़न है कि जो हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी है, उसके अंदर भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। बेशक वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब सानू तो 2 वक्त का खाना नहीं सही तरह मिल रहा, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा जब वो तेल होते हैं, हम कुछ भी खा लें, सुबह के नान चने खा लें, कुछ खा लें, उसके अंदर इतना ज़्यादा तेल होते हैं कि जो हमारा कैलोरी कंटेंट ऑफ रेगुलर फूड होता है वो बहुत एलिवेट कर जाते हैं एकदम से। अगर हम ऑयल का 1 चम्मच ले रहे हैं, तो 1 चम्मच से हमें 150 कैलोरी मिल चुकी है। तो 1 चम्मच तो हमारे लिए कुछ है नहीं ना, इट्स जस्ट लाइक 1 टीस्पून आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 1 चम्मच तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम तो वो डोल के हिसाब से डाल रहे होते कि हमने कितना खाने में तेल डालना है। तो तेल जो है वो हमारी डाइट के लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उसको हमने मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। जो हम अमेरिकन कुजीन देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है, दैट इज़ वाई ओबेसिटी ओवर देयर इज़ वेरी हाई। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं तो उधर ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। पूरी रेसिपी के अंदर उन्होंने 2 टीस्पून ऑयल, 2 टीस्पून ऑयल के अंदर उनका खाना पक भी जाता है 2 टीस्पून ऑयल के अंदर। तो ये होता है कि आप जो भी ऑयल यूज़ करें, बेशक बीट देसी घी, बीट ऑलिव ऑयल, आप उसको मिकदार उसकी कम रखें। और कुकिंग के अंदर ये मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर ऑयल जो होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली बहुत से जैसे ऑलिव ऑयल का कहा जाता है कि इसको पकाना नहीं चाहिए, इसको ड्रेसिंग के लिए, इसको ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि अभी आई एम ऑन अ वेट रिडक्शन डाइट, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल के अंदर अपना सारा खाना कुक करती हूँ। ये एक टर्म होती है स्मोक पॉइंट। तो हर ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत फ़र्क होता है। तो देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो अगर हम उसके अंदर खाना पकाते हैं और चीज़ें फ्राई भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ आंच पे खाना पक रहा है, तो वो ऑयल ख़राब नहीं होगा। ख़राब से मुराद ये कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं बन जाएगा। बट अगर यही मैं ऑलिव ऑयल के अंदर या मैं कनोला ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक कर रही हूँ और ऐसे हिलाई जा रही हूँ और वो कुक होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है ऑयल ब्रेक डाउन कर जाता है। बिकॉज इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जिससे वो बना होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं एंड वो हार्मफुल केमिकल्स बनाना शुरू हो जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, लेकिन हमारे खाने में वो हार्मफुल केमिकल्स आ गए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हमें कॉज होती है। कैंसर हो गया, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, लिवर सिरोसिस हो गया, जितनी ये डिजीजेज हैं कि सब इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड होती हैं। और जो ये हार्मफुल केमिकल्स बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर कुकिंग ऑफ ऑयल और हाई टेम्परेचर पे कुकिंग, जो हमारा पाकिस्तानी कुजीन है कि हाई टेम्परेचर खाना भून रहे हैं हम और पूड़ियाँ बन रही हैं तेल के अंदर, तो वो हमारे घर में भी जो आम हंडियाँ पक रही होती है वो भी हाई फ्लेम पे तेज आंच के ऊपर पक रही होती है, तो उसके ऊपर ऑयल ब्रेक डाउन कर जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, तो ऑलिव ऑयल आप
ड्रेसिंग के तौर पे यूज करें, आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं अपने खाने के ठीक है, बट मतलब उसको पकाने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर पकाना है, लेट्स सपोज आपने स्टर फ्राई करना है व्हिच इज गोइंग टू बी एट अ वेरी लो टेम्परेचर, हाँ। आपने कोई चीज बिल्कुल ब्लांच सी करनी है तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर योर एंटायर कुकिंग पर्पस कि आप पूरी हंडिया ही उसके अंदर बना दो, ये रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन अगर ड्रेसिंग के लिए भी यूज करना तो है वो तो बहुत मुफीद है अगर आप ड्रेसिंग के लिए यूज करें, बिकॉज उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होते हैं और ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। अच्छा। एनीथिंग व्हिच हैज ओमेगा 3 इन इट जो एंटी इंफ्लेमेटरी होगी वो आपकी हेल्थ को ऑटोमेटिकली बेहतर करेगी। अच्छा। जिस तरह जो कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो बेसिक मसला ही उनको इन्फ्लेमेशन का होता है, तो हम उनको हमेशा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देते हैं। अच्छा, ठीक तो है। उसके अंदर हम ऑलिव ऑयल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज वन सच ऑयल जिसके अंदर ओमेगा 6 कम है और ओमेगा 3 ज्यादा है। ओके। तो ये बहुत एक फायदेमंद चीज होती है हमारी तबीयत के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, कि ओमेगा 3 वाली चीजें हम ज्यादा इस्तेमाल करें और ओमेगा 6 वाली हम थोड़ी सी कम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम उसको ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करें तो उसका भी तो क्वांटिटी का हमने ख्याल रखना उसकी है भी ना, क्वांटिटी का, बिकॉज जस्ट एज आई सेड कि अगर हम जितना भी ऑयल इस्तेमाल करें, बेशक मैं देसी घी अपने सैलेड के ऊपर डाल के खा लूंगी, कैलोरीज उसने भी मुझे उतनी देनी है और ऑलिव ऑयल ने भी मुझे कैलोरीज उतनी देनी अच्छा। है। और इसका बहुत अगर हम अपना खाना देखें, जिस तरह हम खुराक खाते हैं उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ऑयल होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा, recommended हाँ। होते हैं वो 3 to 4 टीस्पून पर डे होते हैं। तो 3 to 4 टीस्पून क्या होता है, हमारे तो सुबह का जो फ्राई अंडा होता है उसके अंदर फ्राई अंडा पराठा जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर ऊपर लगा होता है, तेल दो भर भर के जो हम लोग घी लगा रहे होते हैं। तो यस, हमारी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो बहुत हाई है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी ख्वातीन, बहुत से आदमी, जब हमारे मुल्क के अंदर एक कल्चर ये है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमें मोल 20 पीपल नजर आते हैं, हमें कमजोर या बिल्कुल हम कहते हैं कि नहीं इसी बेचारे ने तो कुछ शायद खाया ही नहीं, वैसे कम लोग नजर आते हैं और ज्यादा हमें नजर आते हैं कि औरतें भी जरा भारी जिस्म की होती हैं, आदमी भी जरा भारी जिस्म के होते हैं, क्योंकि वो बेशक खाना कम खा रहे हैं, बेशक वो अपने सब्जी दाल रोटी सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन जितना वो तेल उसके अंदर डाल रहे हैं उसकी वजह से वो सिर्फ उनको मोटापा दे रहे हैं और कोई ऐसा एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स वो आपको नहीं दे रहा होता। मतलब हम लोग डाइटिंग कर करके मर जाते हैं, एंड पे क्या निकलता है कि हम लोगों ने अपना ऑयल नहीं चेंज किया होता और खाने का जो तरीका है, पकाने का तरीका उसको चेंज नहीं किया। जो खाने की नॉलेज होना इज वन थिंग, और जो पका रहा होता है उसको बड़ा माइंडफुल होना पड़ता है कि अच्छा मैंने अपनी पूरी फैमिली को ये खाना दे रहे हैं, तो जो मैं आज पका रही हूँ वही मेरे बच्चे खाएंगे और वही उनकी ईटिंग हैबिट्स बनती जाएंगी। तो उसके अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो ख्वातीन ये देख रही हैं वो ज़रूर ये सुने कि ऑयल जो है हमने बहुत ज़्यादा अपने खानों में नहीं डालना, अगर कम भी ऑयल होगा हमारा खाना फिर भी अच्छा बन जाएगा। हाँ। और हमारी सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अब तो वैसे भी ऑयल इतना महंगा हो गया कि वो हमारे पैसे भी बचाएगा। तो दो आपको एक तो हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, एक इकोनॉमिकल बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपने ऑयल का कम इस्तेमाल करना है, बिकॉज वो आपके लिए ये नहीं होगा जो एक बहुत बड़ी मिथ है। बच्चे को देसी घी देंगे तो बच्चा ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, बच्चे को देसी घी देंगे तो उसकी हाइट ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेल्दी वो जरूर होगा। लेकिन हम देखते हैं देसी घी की जैसे हम बात कर रहे हैं अरीबा, घर में भी बनाया जाता है और बाहर से भी लेकर आया जाता है, तो दोनों में फर्क तो होगा ना। फिर जो अगर हम बाहर से देसी घी लेते हैं तो वो भी डेफिनेटली हमें जो वो सेल कर रहे हैं कि इफ दे क्लेम कि इट इज प्योर देसी घी तो वो हमें प्योर देसी घी ही देंगे। अगर आप घी के अंदर देखें, एक देसी घी मिल रहा होता है मार्केट के अंदर, एक बनास्पति मिल रहा होता है। बनास्पति तो जो बनास्पति है दैट इज नॉट प्योर देसी घी, वो पाम ऑयल से बनता है। तो वो टोटली उसकी कॉम्पोजिशन फर्क होती है, उसमें 50% पाम ऑयल होती है और 50% ट्रांस फैट होती है। इट इज अ मिमिकिंग ऑयल, क्योंकि देसी घी बहुत महंगा होता है। अगर हम देसी घी पर केजी देखें तो हमें 1500 में मिल रहे हैं, और अगर हम बनास्पति घी देखते हैं वो हमें 500 550 में मिल रहे हैं, तो 3 टाइम्स लेस हमें वो मिल रहा है। तो बनास्पति घी जो है वो हमारे मैसेज के लिए वो क्या है कि उन्होंने पाम ऑयल के अंदर ट्रांस फैट डाली। जब आप ट्रांस फैट डालते हो तो उसकी जो अपीयरेंस है वो देसी घी के साथ मिलना शुरू हो जाता है कि अच्छा वो वैसे ही जमा रहते हैं, वैसे सख्त रहते हैं, आप पराठों में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बनास्पति ऑयल जो है, बनास्पति घी जो है वो डेफिनेटली इट इज जस्ट पाम ऑयल एंड ट्रांस फैट, और उसकी हेल्थ बेनिफिट्स आर नॉट द सेम एज देसी घी, बिकॉज देसी घी इज अ वेरी वेरी प्योर फॉर्म। ठीक है। तो सनफ्लावर घी भी बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। जी, सनफ्लावर बहुत अच्छा है, कनोला बहुत अच्छा है। जो भी हम ऑयल यूज करें, वी जस्ट नीड टू नो कि हमने इनको एक तो बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं कुक करना, और दूसरा हमने इनकी मिकदार बहुत कम रखनी है। अगर हम कनोला सीड्स देखें, हम सनफ्लावर सीड्स देखें, तो हर एक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, हर एक के अंदर ऑयल के अंदर विटामिन A, D, E एंड K जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो
डेफिनेटली हर चीज़ जो भी हम ऑयल कंज्यूम करें उसकी हर ऑयल की अपने कुछ मुफीद चीज़ें जो हमें वो इम्पार्ट कर रहा होता है। जो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और वो हमारी जिस्म के लिए क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है। अरीबा तावला हमारे साथ मौजूद है। अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए। और घी और ऑयल में क्या फ़र्क है, किस तरह हम खा सकते हैं उनको पका के, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे हमारे माशरती और दीनी तकाज़े शादी के हवाले से। शादी हमारे माशरे का एक अहम सुतून समझा जाता है क्योंकि शादी में दो अफराद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए जोड़े जाते हैं। क्योंकि शादी शादी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उसके बाद से मुआशरी तौर पर घर की जो देखभाल होती है वो करना शौहर की जिम्मेदारी होती है और घरेलू जिम्मेदारियां औरत के हिस्से में आ जाती हैं। हमारा दीन भी इस बात की तलकीन करता है कि शादी के बाद औरत की तमाम मुआशरी ज़रूरियात पूरी करना शौहर की ही जिम्मेदारी होती है। और अब तो हमारे अदालती निज़ाम ने भी एक अहम केस का फैसला सुनाते हुए इस बात की तायीद कर दी है कि शादी के बाद शौहर को ही तमाम सहूलियात औरत को फराहम करना होंगी, चाहे वो शादी से पहले खुद अपने तमाम तर अखराजात उठाती हो। इस केस में मजीद क्या क्या अदालती हुक्म दिए गए हैं और कब तक ये कानून जो है मुकम्मल तौर पर लागू किया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इश्तियाक अहमद चौधरी साहब, हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और माहिर कानून हैं। इश्तियाक साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इश्तियाक साहब, ये जो केस सामने आया है, सबसे पहले तो इसका पस मंजर बताइएगा, क्या केस है ये नाहिद थी, उसके 5 बच्चे थे। उसने दावा किया खर्चे का, अपने खर्चे का, बच्चों के खर्चे का और माहर की जो रकम थी उसका जो निकाहनामे में दर्ज था। अच्छा। नीचे वाली जो अदालत थी उन्होंने बच्चे का खर्चा तो डिग्री कर दिया, लेकिन जो उसका अपना मेंटेनेंस था वो डिग्री नहीं किया और जो डावर था, महर जो था, वो भी डिग्री नहीं किया। ओके। उसकी बुनियाद ये थी कि ये चूंकि आबाद नहीं हुई, वहाँ पे हस्बैंड के साथ नहीं रही। जब हस्बैंड के साथ नहीं रही तो फिर इसकी मुस्तक नहीं है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो जजमेंट दिया है, ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी मैं जजमेंट कहूँगा। उन्होंने ये होल्ड किया है कि वो तो विलिंग थी जाने में। हाँ जी। जब उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि मैं विलिंग हूँ जाने में, ठीक है, तो जब खामद नहीं लेके उसको गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खामद की है कि उसको वो उस पीरियड का मेंटेनेंस दे, नानो नफका दे उसका। तो ये कहना कि वो चूंकि खामद के साथ नहीं रही, अपने घर में रही है, तो उसको नानो नफका नहीं देना पड़ेगा खामद को, ये गलत है। वो अगर विलिंग हो, अगर तो वो उसने रिफ्यूज किया हो तो फिर सिर्फ अच्छा। अश्ताक, मैं यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हटाना चाह रही हूँ कि ये तलाक हो चुकी है उनकी कि नहीं हुई? नहीं, वो दूसरी शादी भी कर चुका है। अच्छा। वो दूसरी शादी भी कर चुका है। ये वो उस पीरियड का मेंटेनेंस था जब वो उसके साथ जाना चाहती थी, रहना चाहती थी, लेकिन वो उसको नहीं उसने बसाया, अपने घर में नहीं बसाया। जब उसने नहीं बसाया उस पीरियड का और दूसरी शादी भी कर ली, ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि वो चूंकि विलिंग थी, ठीक है, जब वो विलिंग थी तो फिर आप उसको महरूम नहीं कर सकते उसके नानो नफके से। सही। मतलब सिर्फ ये कहना, पहले आज तक ये होता आया है कि अगर वो बीवी जो है खामद के साथ नहीं रहती, घर में रहती है अपने, तो वो नानो नफके की मुस्तक नहीं ठहरती। अब उन्होंने कहा कि उसका ये कहना काफी है, ठीक है, तो वो बीवी बेशक अपने घर में अपने वालदैन के साथ रहती है तो फिर भी खामद को खर्चा देना होगा। एक इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज थी। दूसरा है महर, जो डॉवर हम निकाह नामे में जो लिखा हुआ था, 4 किनाल के करीब एग्रीकल्चरल लैंड थी लिखी हुई, वो नहीं दी, डिग्री नहीं किया। अच्छा। कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चूंकि लिखा हुआ था तो वो आपको देना पड़ेगा। हमारे यहाँ अक्सर प्रैक्टिस है कि निकाह नामा में लिख दी जाती हैं चीज़ें, और शायद जो है वो हम चूँकि मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारे यहाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट के हमें वो ख़वातीन ने वो हुकूक नहीं दिए जो हमें देने चाहिए थे।
जब तक मर्द नहीं देंगे खवातीन को हकूक, देखें तो खवातीन को हकूक कैसे खुद ब खुद तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही, हाँ जी। तो ये जो जजमेंट है इसने बहुत सारी इस चीज को भी सामने लेके आए हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो मर्द हजरात है वो मजहब का इस्तेमाल भी अपने लिए करते हैं, हाँ जी। अच्छा खवातीन के लिए नहीं करते, मतलब अपने लिए करते हैं कि हमारी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। हाँ। उसको ये नहीं कहते कि मजहब ये भी कहता है कि आपके हकूक को पूरा करना, नानो नफका पूरा करना, ये मजहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। बेशक। तो मजहब का इस्तेमाल, रवायात का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए मर्द करते हैं, क्लॉज होते हैं वो निकाल लेते हैं। वो जो खवातीन के फायदे की बात है या खवातीन के हकूक की बात है तो उससे वो सरफे नजर कर जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ, भी आपने 5 बच्चे हैं उसके, लिखा है आपने, उसको आप मेंटेनेंस दे नहीं रहे और आपने एक दूसरी शादी कर ली है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि 4 शादियों की इजाजत है, मैं आपको ये भी बताऊं, ये बड़ा इसको गलत रखा गया है। उसके आगे ये है कि अगर तुम इंसाफ कर सको, अब मुझे ये बताएं, ये ऐसे ही है जैसे नमाज का हुक्म है ना, तो नमाज के करीब मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में, तो 7 कदगन भी लगा गई अगर नशे की हालत में। वो कहा कि ठीक है 4 शादियां कर सकते हो अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो। अब ये इतना बड़ा जुमला है, क्या बताऊं आपको, कि अगर तुम इंसाफ कर सको, इसका मतलब ये है कि आपको मजहब कहता है कि आपसे बाजपुरस होगी। अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो आप इंसाफ नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि आपकी पकड़ होगी। लेकिन हमारे यहाँ कितने मर्द हजरात हैं जो इस चीज को देखते हैं, हम इस चीज को नहीं देखते। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें उन्होंने कहा है कि मजहब का इस्तेमाल जो है मर्द करता आ रहा है, ये गलत है। ये इस्तेमाल जो है ये उसको भी जो हमारे इस्लाम ने हकूक दिए हैं वो उसको मिलने चाहिए। बिल्कुल, खास तौर पर खवातीन के बारे से हम बात करें। इश्तियाक साहब मुझे बताइएगा कि हमारे कानून में क्या कहते हैं कि मर्द को जो दूसरी शादी करने की इजाजत है अगर उसकी पहली बीवी साथ है, या उससे इजाजत लेनी पड़ेगी उसे? लॉ में तो ये है कि वो उससे इजाजत लेगा, इजाजत लेके कर सकता है, इजाजत लेगा। लॉ तो ये है, ठीक है। ये ऐसा कानून है जिस पे अमल दरामद नहीं होता। हालांकि अगर इजाजत ना ली जाए तो वो जुर्माना है। अच्छा जुर्माना भी क्या, अब आपको इस पे भी आप कहेंगे कि जुर्माना भी मजाक है। अभी 5000 है जुर्माना सिर्फ। अच्छा, अगर वो इजाजत के बगैर, पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी कर लेता है, या 5000 जुर्माना या 3 माह कैद है उसको। अच्छा, या दोनों है, सही, ठीक है ना। और ये वो कानून है जिसपे आज तक किसी को सजा नहीं हुई। बहुत हुआ तो कोई ये कहता है ठीक है मुझे जुर्माना कर दे, ठीक, मतलब ये वो है। भी हंसी खुशी जुर्माना अब ये अब देखिए कानून को, अब देखिए ये 1940 में का डेजोल्यूशन एक्ट है जहाँ पे कानून, अब हम 80-90 साल आगे चले गए हैं। अब अगर यही हो 5000 की जगह जुर्माना 5 लाख हो, मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब ये है कि फिर आप करें तो फिर 5 लाख जुर्माना हो ताकि उसको भी कोई देखने वाला, उसकी भी देखभाल करने वाला हो कानून की नजर में। तो ये 5000 जुर्माना तो बहुत मजाक है। तो हमारे यहाँ चूंकि कवानीन भी आउटडेटेड हैं, ऑब्सोलीट है, उनको अपडेट नहीं किया गया जमाने के साथ। अब जब ये 5000 था उस वक्त डॉलर भी हो सकता है 5 रुपए का था या 10 रुपए का था। आज डॉलर जो है वो 250 रुपए पे है, आपने 5000 ही रखा हुआ है। तो इस तरह हम अगर कवानीन में बेहतरी लेकर आए, कवानीन में तब्दीली लेके आए, और फिर हम जो है वो हम जब तक कवानीन में तब्दीली नहीं लाएंगे, लेकिन उसमें भी क्या होता है असल में, जब पार्लियामेंट है वहां भी आप देखेंगे तो मेल डोमिनेट है, वो कवानीन नहीं बनाते जो खवातीन के हकूक के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मुआशरा, असल में समाज सारे का सारा वो इस हम नॉर्म से नहीं निकल रहे। ये इतनी बड़ी जजमेंट है मैं कहता हूँ। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत इनोवेटिव जजमेंट दी हैं उन्होंने। देखें इससे पहले उन्होंने जजमेंट दी कि किसी जो स्पेशल आदमी है, कोई नबीना है, उसको नबीना नहीं कहा जाएगा, जो डिसेबल है उसको डिसेबल नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह की जजमेंट हमने देखे। फिर उन्होंने मुझे बताइएगा नानो नफके के हवाले से कि क्या रेशो होती है और कहाँ से शुरू की जा सकती है, किस रेशो से, सैलरी कितनी होगी कि उस रेशो से जो है बच्चों की खास तौर पर नानो नफका लगता है? इसमें लॉ तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। अच्छा, स्टेटस अगर फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं है, देखना पड़ेगा कि उसके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कोर्ट में भी जब केस जाता है तो वो सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है। इसकी अगर सैलरी फर्ज करे 1 लाख रुपया है तो सही। फिर आप उसको कह सकते हैं कि कम से कम उसका 20,000 रुपया उसका बीवी का खर्चा 1/5 जो है ना वो होना चाहिए। और घर का। बच्चों का? उसी तरह जो बच्चे हैं, बच्चे का देखा जाता है उसके मुताबिक किस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर फर्ज करें वो बीकन हाउस में है हाँ जी। तो वहाँ तो फीस ही 20,000 है, तो फिर आपको वो उसके मुताबिक देना पड़ेंगे। तो ये और लॉ ये है कि 5,000 से कम किसी सूरत नहीं ओके। दिया जाएगा। ठीक मतलब 5,000 इज जिस पे आप उन्होंने स्टॉक लगा दिया कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना बच्चे का। और एक बच्चे की बात करें, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात है तो 5,000 से ऊपर वो 10,000 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके हस्बैंड के स्टेटस के मुताबिक। फर्ज करें वो अगर 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो फिर वो बच्चे का तो लाख रुपया होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, बीवी का हाँ। भी लाख रुपया होना हाँ। चाहिए। तो ये कानून में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो स्टेटस है उस स्टेटस के मुताबिक उसके रेशो मुताबिक निकाली जाती है नानो नफके की। जी, लेकिन मुझे इस सब ये बताइए कि बहुत से ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि नानो नफका लग जाता है बच्चों का भी और बीवी का भी, लेकिन वो जमा होता रहता है और बच्चों तक नहीं पहुंचता, बीवी तक भी नहीं पहुंचता है, तो फिर वो किस तरह क्लेम कर सकते हैं? हमारे यहाँ एक तो ये है, अब तो खैर काफ़ी तब्दीली आई है क्योंकि अब वो जो खातून है उसका गार्डियन जो है उसका दे दिया जाता है बैंक अकाउंट और वहाँ पे अच्छा। फिर वो सबमिट करवाते हैं। ये था पहले कि जमा होता था और जी, वो एक अलग अदालत में, प्रोसेस हाँ। है और फिर वो इसका चेक बनता है उसके नाम, खातून के नाम, फिर वो चेक अपने बैंक में जमा करवाती है, फिर बैंक से वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आता है। इस बिना के ऊपर जो है वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस था, लेकिन अब जो अच्छे जजेस हैं उन्होंने अब ये किया है कि एक अकाउंट दे देते हैं। अच्छा। वो अकाउंट में पैसे जमा करवाता है, वो डायरेक्ट ही फिर हो वो जाता है। डायरेक्ट उसके अकाउंट में जमा हो जाती है रकम। सही। और मैं समझता हूँ आपके तवस्सुत प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो तमाम जो अभी पुराने तरीके पे चल रहे हैं उनको चाहिए कि अपने वो तमाम खवातीन अपने अकाउंट खुलवाएं और वो अकाउंट सबमिट करें कोर्ट में कि मेरी जो मेंटेनेंस है इस अकाउंट में वो जमा करवाया करें। ठीक उसकी है। वो रसीद जमा करवा देगा और उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाया करेंगे। अदरवाइज फिर उस खातून को फिर कोर्ट्स के चक्कर लगाना, वो एक कोर्ट्स लंबा प्रोसेस अच्छी है, फिर जगह उससे नहीं निकल- है बच्चों के लिए हाँ जी, और बेशक। खवातीन के लिए भी। मैं तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, देखता हूँ हमारे यहाँ जिस तरह समाज टूट रहा है, हमारे यहाँ जिस तरह मटेरियलिज्म प्रिवेल कर चुका है, बहुत दुख होता है देख के। घर उजड़ रहे हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं, बहुत तकलीफ भी होती है। इश्तियाक साहब, जो नानो नफका नहीं देता, जो हस्बैंड अगर नहीं देता तो उसके ऊपर क्या सजा हो सकती है उसको? वो फिर कानूनी तौर पर? उसमें ये है कि उसको जेल में जाएगा वो, और साथ उसकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो उसकी ऑक्शन की जाएगी। एक तो ये है कि उसकी ऑक्शन की जाए प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल और इमूवेबल। फॉर एग्जांपल गाड़ी है वो अच्छा। ऑक्शन होगी और उसको उससे पैसे मिलेगा। उसका घर है तो वो ऑक्शन करके पैसे ओके। मिलेंगे। अगर वो नहीं दोनों सूरतों में तो फिर कोर्ट उसको जेल में डाल देती है और फिर मौके भी दे देती है। एक दफा ये कहता है कि वो मुझे मौका दे दिया जाए तो फिर मैं दे दूंगा, मौके भी, ठीक, मौका भी options दे दे दी, दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑप्शन opportunities है, दे दी जाती ये है। सारी चीजें और कोर्ट के कब पास। तक इश्तियाक साहब, कब तक जो है ये मजाज है नानो नफका देने के हवाले? देखें, जो खातून है जैसे मैंने बताया, वो उसका तो जब तक उसके वो निकाह में है और वो निकाह में उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो उसको साथ नहीं रखना चाहता, एक तो ये सूरत है, ठीक है। उसका वो हक है उसको वो दे। दूसरी जो बच्चों की है, बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 साल है, तो 18 साल तक का जो है वो बेटा और बेटी जो है उनका नानो नफका बाप नहीं नानो देना है। नफका बाप ने जो है उसकी जिम्मेदारी है ठीक उसको है। वो दे, और उसकी लाइबिलिटी है वो उसको डिस्चार्ज करे। ठीक है। वो ये भी होता है बाज़ औक़ात, बसा औक़ात के वो अगर नहीं देता तो वो फिर जमा होता रहता है। मेरे पास ऐसा भी केस आया कि डिग्री हुआ लेकिन वो बाप जो है वो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत कम है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें, तो वो होता 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 तकरीबन कोई 25 लाख हो गया। अच्छा। और बेटी जो थी फ़र्ज़ करें 2 साल की थी तो वो अब 14 साल की हो गई। तो वो फिर मेरे पास आए, जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे पास केस आया, हमने उसको पुशअप किया, स्पीड अप किया, ओके। और फिर उन्होंने कहा मुझे किस्त इंस्टॉलमेंट्स कर दें, मैं इतनी पैसे नहीं दे सकता। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट हमने उनके कहा ठीक है, पैसे तो मिलने चाहिए ना कुछ मिलना चाहिए। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट हुई तो फिर उसको इस तरह
मेंटेनेंस मिलना शुरू हुआ और बीवी को भी और बच्चों को भी है। असल चीज़ ये देखिए, मैं आपके कहूँगा कि मर्द हजरात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो या शादी ना करें या शादी ना करें। अगर शादी करनी है तो फिर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैरिज इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट गो कम। और ये दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम असल में क्या करनी है ये चीज, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, हाँ। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने से हम लोग कतरा रहे होते हैं, और दोनों साइडों से होते हैं। इश्तियाक साहब, मैं ये जानना चाहूंगी गेट पे कि 18 साल तक जैसे आपने कहा कि बच्चों का नानो नफका है, अगर तब तक हस्बैंड नहीं दे रहा और वो जमा होता जा रहा है, तो 18 साल के बाद क्या वो रकम हजफ हो जाएगी या फिर भी उसको देनी पड़ेगी? वो उसकी लाइबिलिटी है। वो 18 साल के बाद 18 साल के बाद भी वो जो पास्ट मेंटेनेंस है, हाँ। वो बच्चे बड़े होके भी उससे डिमांड कर सकते हैं। 18 साल के बाद भी उससे वो ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पास्ट मेंटेनेंस है ना, वो लाइबिलिटी स्टैंड करेगी। ठीक है, वो खत्म नहीं होगी। 40 साल के बाद भी वो बेशक वो 40 साल के बाद वो 50 हो, बड़े हो जाएं, लेकिन वो जो लाइबिलिटी है वो 18 साल तक की वो स्टैंड करेगी। हाँ। वो जब तक या वो माफ कर दें, ओके, बड़े वो होके डिपेंड करता है कि वो माफ करते हैं। हाँ, दूसरा एक और मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि खुला का भी बहुत सी औरतें खुला भी ले लेती हैं, क्या उसके ऊपर भी नानो नफका होगा या सिर्फ तलाक की सूरत में ही नानो? जब आप खुला ले लेती हैं तो फिर आप पहली बात तो ये, आप जो महर है, डॉवर है, उसको छोड़ना पड़ता है। जो महर की रकम है वो छोड़ना पड़ता है। दूसरी सूरत में जब आप खुला ले लेती हैं तो फिर आपको सिर्फ इद्दत तक का जो 3 माह होते हैं वो, या जो फर्ज आज किसी ने खुला का केस दायर किया है और उसने ये कहा कि मुझे 6 माह से खर्चा नहीं दिया, हाँ जी, तो वो पास्ट मेंटेनेंस तो क्लेम कर सकती है। लेकिन जब खुला दायर कर दिया तो फिर जब डिग्री हो जाता है खुला, तो उसके बाद नहीं कर सकती क्लेम। वो इद्दत तक का पीरियड जो 3 माह का है, डिग्री हो गया, 3 माह तक का उसका राइट है मेंटेनेंस का। लेकिन जब उसकी इद्दत का पीरियड पूरा हो गया उसके बाद तो फिर उसके बाद वो चूंकि उसके निकाह में नहीं रही और इद्दत का पीरियड भी पूरा हो गया है, इद्दत तक का है कानून के। आप खुला से कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्चों को नानो नफका मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेट है, खुला एक अलग चीज है। हाँ। बच्चे का अलग है। खुला तो एक खातून ने, उस औरत ने लिया, उस बीवी ने लिया अपने आप को अलग करने के लिए। हाँ। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो उसी के हैं और वो उनको तो नानो वैसे नफका ही देना, जो नानो नफका वो मिलेगा, और वो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वालिद की है। 18 साल तक जो नानो नफका है बच्चों का वो वालिद के ही में आता है। इश्तियाक अहमद चौधरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद है। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और ये जो कोर्ट का नया हुक्म आया है उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के बासियों से जुड़े जितने भी मसाइल हैं उनका जिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि इक़्तिदार के ईवानों तक लाहौर के शहरियों की इस्तदा पहुंचाई जा सके, ताकि शहर लाहौर के जितने भी मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जा सके और शहर लाहौर के बासियों को सुख का सांस मिले। तो जनाब, आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक सिर्फ लाहौर के बासियों से नहीं है, क्योंकि शहर लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए बड़े और आला मयार के हस्पताल भी सिर्फ लाहौर में मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि उन तमाम हस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की कमी हो चुकी है, जो कि खतरनाक सूरत हाल की जानिब हमें तवज्जो मरकूज करवा रही है। मुल्क भर में अद्वियात की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है और महकमा सेहत पंजाब ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से मदद की दरखास्त कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि इस वक्त सूबे में 53 जरूरी अद्वियात मयसर ही नहीं है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन नापैद अद्वियात बनाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब देखें तो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी अद्वियात की किल्लत की इंक्वायरी शुरू कर दी है। क्यों हमारे जो इदारे हैं वो उस वक्त
हरकत में आते हैं जब सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी होती है। इसका हल निकालना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। कैसे हम इस सारे मसले को हल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमने इस वक्त मधु किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर मेहर हैं, कंसल्टेंट एंड प्रेसिडेंट हैं ड्रग लॉयर्स फोरम के, और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर ऑफ दुनिया मीडिया ग्रुप सज्जाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया। सज्जाद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ। सज्जाद साहब सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूँगी, क्या मामला है, क्यों किल्लत पेश आ रही है अद्वियात की? जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला तो है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खाने पीने की अशिया और इस्तेमाल की अशिया, उसका जो कीमतें बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ, उसका असर जो है और डॉलर का उतार चढ़ाव है उसका असर अद्वियात पे भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये भी हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया में शुमार होती हैं। जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं, इसमें इस वक्त दो तरह के मसाइल का सामना है हमें। एक जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो फॉरेन बैरूनी यानी कि बाहर से अद्वियात पाकिस्तान के अंदर आती हैं, उसमें जान बचाने वाली कैंसर या दीगर अद्वियात शामिल हैं। डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से वो ऑटोमेटिकली वो जब लेन देन होता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, उस पर गवर्नमेंट की दस्तरस नहीं है। ठीक है। क्योंकि रेट फिक्स होते हैं और डॉलर का रेट बढ़ता है पाकिस्तानी करेंसी में तो उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रुपए में खरीदनी है। जी जी। तो डॉलर में खरीदेंगे, रुपए की कदर कम हो रही है, तो इस वजह से मेडिसिन जो है ज्यादा। अब आप लगा लें वैक्सीन है फ्लू की, पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती, हम इम्पोर्ट करते हैं। उसकी 600 रुपए कीमत थी, इस वक्त 1700 तो कुछ उसकी यानी 300 गुना उसकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। इसी तरह दूसरी जानब अगर हम आए तो हमारी लोकल ऐसी अद्वियात जो है उनकी शॉर्टेज है। मेरे जो मैंने सर्वे किया उसमें 41 ऐसी अद्वियात हैं जो कि मार्केट में बन ही नहीं रही। हमारे लोकल अदारे जो अद्वियात बनाने वाले हैं उसको नहीं बना रहे और उन्होंने उसका बकायदा लानिया बाइकाट किया है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि आज से साल पहले जो डॉलर 100 कितने रुपए का था, तो अब इस वक्त जो डॉलर है वो 250 के करीब पहुंचा हुआ है, 230, 35, 40, उसका पता नहीं चलता वो कहाँ जा रहा है। तो उसकी वजह से हम रॉ मटेरियल बाहर से नहीं खरीद सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी अद्वियात की कीमतों को नहीं बढ़ाया और हम रॉ मटेरियल महंगा खरीद के जो है वो अभी भी जो अद्वियात दे रहे थे वो खदमात थी, और हम खदमात इस तरह देना चाहते हैं कि हमें कम से कम पैसे तो पूरे हो जाएं। अच्छा। फिर हम खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हम पल्ले से डाल के कौम की खिदमत नहीं करना चाहते। ये दो तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हैं। अब लो प्रिंट जान बचाने वाली बहुत बेहतरीन हार्ट के पेशेंट के लिए ब्लड प्रेशर जरूरी है, वो इतनी मशहूर दवाई है, इतनी सस्ती है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम पल्ले से डाल के जो इसको वो करें। तो इस तरह रॉ मटेरियल जो है वो ना आने की वजह से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल के ना खरीदने की वजह से उन्होंने उन अद्वियात को रोक दिया है जो उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है और वो अब वो किल्लत जो है शॉर्टेज होने शुरू हो जाएगी। डॉक्टर नूर आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हकीकी किल्लत आपको लगती है या ये मसनूई किल्लत होती है और ये पैदा की जाती है ताकि अपने मुतालिबात मनवाए जाएं और जो इजाफा करवाया जाए कीमतों में, जो 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 भी मुतालिबात होते हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है क्या हमारे पास इन सारी चीज़ों का? जी 100% जो है ये मसनूई किल्लत है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2015 के बाद 2018 की आई सैयद तारड़ के ज़माने में, उसमें गाजर, मूली और तेल से जो है बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उसके साथ मुंसलिक कर दिया इन्होंने अद्वियात की कीमतों को। अच्छा, ठीक तो है। जो कि इंतहाई जो मैं समझता हूँ कि बेसिक जो ड्रग एक्ट 1976 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है और इस पर किसी सियासतदान ने, किसी पार्टी ने रहम नहीं किया मरीजों पे। और अभी जब 1 जुलाई हुई है, पिछले साल भी हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई से वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI के तहत उन्होंने प्राइस इंक्रीज करवाना होता है। हाँ। तो बाज़ दफ़ा ये ड्रग अथॉरिटी जो कह रहे हैं ना, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के ट्रिपल है, मतलब वो किल्लत है, उनको शर्म आनी चाहिए इस पे। उसकी वजह क्या है? उनकी ड्यूटी है कि वो अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। और ये डॉलर कह रहे हैं, ये जो कंपनीज होती हैं 1 साल की पूरी फोरकास्ट करती हैं, प्लानिंग करती हैं, ये तो 3-4 महीनों से डॉलर ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। और फिर कीमतें जो है अमली तौर पर प्राइस कंट्रोल मौजूद नहीं है और ये पूरे साल की प्लानिंग होती है, फोरकास्ट होती है कंपनियों की। उन्होंने रॉ मटेरियल जो है एक फैक्टर नहीं होता। जो मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में रहा हूँ, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। जो दवाई मार्केट में होती है उसकी जो 20% जो रॉ मटेरियल या 15% जो है उसमें ओवरहेड्स और उसमें रॉ मटेरियल का अमल दखल होता है। लेकिन बहुत सारी ज़्यादातर दवाइयाँ जो है इसी तरह ही हैं। ये सिर्फ बहाने हैं और मिली भगत वाक़तन है ड्रग अथॉरिटी की, वफाक की
और सूबों की अच्छा। जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि 53 शॉर्ट है। भाई क्यों? आपकी ड्यूटी है। ड्रग 76 के तहत कानून में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिलती है उसने कम से कम 6 महीने की दवाई मतलब मार्केट कानून में मौजूद है अवेलेबिलिटी हमारे करनी पास, है। हाँ। अगर नहीं करेगी उसके खिलाफ केस होगा। अच्छा, ठीक है। है। ये कानून अंडरटेकिंग देते हैं वो कि दवाई की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। अब क्या है कि अब जुलाई आया, जो महंगाई की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत उन्हें कीमतें बढ़ानी है। अगर वो वैसे डायरेक्ट बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या है कि आवाम का प्रेशर आएगा। अब वो क्या है कि मिली भगत से एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जी देखिए वो फलानी दवाई मिस हो गई, शॉर्टेज कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो इसमें इजाफा कर देंगे। अमली तौर पे ये दवाइयां मौजूद हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जखीरा अंदोजी दवाइयों की करके आगे जो कीमतें बढ़ा सकें। एक बात, अभी काजमी साहब बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं हेल्थ के, मैं इनसे सवाल करता हूं क्या अमली तौर पर अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद है? यस या नो? किसी वेबसाइट पे नजर आता है हमें? जी, मैं मेयर साहब की एक बात पे इत्फाक करता हूँ, दूसरी पे नहीं करता। अच्छा, एक इस पे इत्फाक करता हूँ कि अमली तौर पर ये हमारी बदकिस्मती है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 2010 में बनी है। ठीक है। अभी 12 से 13 साल हो गए हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वेबसाइट पे अद्वियात के ना तो नाम दे सकी है जो रजिस्टर्ड है और ना उनकी कीमतें दे सकी हैं ताकि अवाम उसको देख के खरीद सके कि कौन उसको महंगी अद्वियात दे रहा है और कौन सस्ती दे रहा है। इस दूसरा मैं इनसे इत्फाक नहीं करता कि ये कह रहे हैं कि ये सारी मिली वक्त है। आप देखें कि डॉलर का रेट आप देखें कि इसी दौर में स्पॉन्सरशिप की गवर्नमेंट का अगर लगा ले, जब रजीम चेंज हुआ है तो इसके अंदर 3 सालों में क्या जो सेल है, मैंने आपको डाटा भेजा है तकरीबन 500 कंपनियों का, उसमें उनकी सेल देखें तो वो जो 4 अरब डॉलर से मार्केट जो है 12 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। क्या पिछले 3 सालों में, आप हल्फिया कहें, ईमानदारी से कहें कि क्या पिछले 3 सालों में कीमतें डबल हुई हैं कि नहीं हुई? कीमतें देखें, ये हकीकत है। इमरान खान के जब इक़्तिदार आया 2-3.5 साल का, उसमें 4 से 5 मरतबा कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ और बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। लेकिन फार्मास्यूटिकल का दावा है कि हमारा इजाफा 2013 में सिर्फ एक दफा 15% किया गया नवाज शरीफ के दौर में। उसके बाद हमारी कीमतें नहीं बढ़ाई। 2 तरीकाकार होते हैं कीमतें बढ़ाने के। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसके तहत आप कीमतें बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप गवर्नमेंट आपको जो है वो उसमें रेशो देती है और उसका आप टोटल जो लगाते हैं तमाम अद्वियात का महंगाई और तनासब के हिसाब से ओवरऑल जो कीमतें हर दफा इजाफा होता है। 2 तरीका कार है जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया जाता है। तो इस 2 तरीका कार के अलावा जो इन्होंने इतराज किया है वो ये भी है कि आज खुद भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। कीमत और पंजाब के अंदर मैकेनिज्म नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर और कोई इसको चेक कर सके, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता कि हमने तो इस चीज की कितनी बनाई गई है सजाद साहब, तो फिर वजह क्या है फिर? अच्छा, ब्लंडर ये है कि फार्मास्यूटिकल अदारों पे मुझे भी इतराज है, शायद उन्होंने मिली बग से मिलके जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां से रिकॉर्ड और फाइलें गायब कर दी हैं, जो उस जहां पे असल कीमतें इनकी दर्ज थी, इनका जो माहिदा तय था। अगर वो कीमतें नहीं हैं तो वेबसाइट पे वो कीमतें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐड देती रही है कि कंपनी हमें बताए कि हमारा इनके साथ क्या तय हुआ था, ताकि हम उसको ना कंपैरिजन नहीं कर सके। इनके पास तो रिकॉर्ड ही मतलब कंपनी को कह रहे हैं कि कीमतें बताएं, हालांकि रिकॉर्ड जो है उसकी कस्टोडियन जो है ड्रग अथॉरिटी है इस्लामाबाद है। उन्होंने बताना है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हेल्थ और एजुकेशन दी गई है। हमारे सूबे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ये माजरत के साथ इंतहाई नाअहल रहे हैं, माजी में भी इन्होंने एक टके का काम नहीं किया। आप देखें रोजाना 300 लोग मर जाते हैं दवाइयाँ महंगी होने की वजह से। डॉक्टर जो बड़े बड़े कुछ डॉक्टर जो हैं डाकू हैं, वो बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड लिखते हैं। क्या एक ही दवाई, आदमी साहब तजर्बाकार हैं, आप बताएं, एक दवाई 160 एक फार्मूला है, उसकी 20-20 25-25 कीमतें क्यों हैं? हर कंपनी को अलग अलग प्राइस क्यों दी हुई है? अगर एक कंपनी ये कहती है कि मिसाल के नार्वेसिक है वो 511 रुपए की है, ठीक है 5 mg, और वही सेम जो है दूसरी कंपनी जाफा की जो है वो 49 या 51 रुपए की है, सही, तो फिर या तो अगर कोई दूसरी कंपनी है जेनेरिक में साल्ट में तो उसको नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड का सिर्फ ये जो है ना डॉक्टरों को और मरीजों को बेवकूफ बनाया जाता है। फार्मूला एक, अगर वो सही नहीं है, अगर सस्ती वाली सही नहीं है तो मार्केट में क्यों मौजूद है? अगर गवर्नमेंट टेंडर में खुद खरीदती है तो 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए की खरीदती है, 10 रुपए की खरीदती है कि नहीं खरीदती? यस नो, एक मिनट, अच्छा ऐसा है मुझे भी इतराज है कि जब 50 रुपए वाले कैप्सूल या टैबलेट जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट को दिया जाता है तो वो 5 रुपए में दिया जाता है, और वही बाहर आए जब तो हम इनसे बात करते हैं कि आप इसको क्या करते हैं, तो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने एक ये इस पे बड़ा इशू भी उठाया था कि हमें पाउडर दिया जा रहा है
अच्छा, हमें मेडिसिन नहीं दी जाती। वो जो DTL यंग से डॉक्टर पास का होती कहना है है। कि हमारा कोई जब दोस्त और रिश्तेदार आता है तो हम उसे कहते हैं कि ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, आप बाहर से ले लें। तो अगर आपने अपना जख्म या अपने आप को ठीक करना है तो आप सरकारी मेडिसिन यूज ना करें। अगर ऐसा है तो आपके फिर पास तो हुकूमत ऐसी कोई इंस्पेक्टर लेबोरेटरी किस भी चीज़ के नहीं, बैठे आपके हुए पास हैं? जो ये तो लेबोरेटरी है, आपके पास जो लेबोरेटरी है उसका DTL काम है कि DTL वो चेक करे, उसकी क्वालिटी चेक करके वो उसको पास करती है, बकायदा इजाजत बकायदा देती है, technical evaluation होती है। लेकिन जब एक बैच की आप करते हैं उसमें चेक करके तो बाद में वो जो मर्जी बनाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्यादती है ना हमारे साथ, जिसको नहीं पता वो तो फिर वही अद्वियात खाएगा ना। सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी कोई नाकिस नहीं होती। ये बहस जो डॉक्टर्स हैं ना उनको पैसे नहीं मिल रहे होते, वो सरकारी मुलाजिम तो होते हैं लेकिन ब्रांड लिखते हैं सारा दिन, जेनेरिक नहीं लिखते। पहले लॉ में भी मौजूद है, उसकी वायलेशन कर रहे हैं। इसकी जो है रेट भी की हुई है, इसकी जो कीमत भी अदा की है। ये सामने बैठे हुए हैं, मैंने भी 251 FIR भुगती हैं। देखें होता क्या है कि जालिम के सामने खड़ा होना जरूरी होता है। उसकी जो उसका तरीकाकार है, उसकी वारदात जो है वो इतनी क्लासिक है कि वो बाज़ दफ़ा मीडिया इस्तेमाल हो जाता है, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई कीमतें और बढ़ें। इनका चाहे जितना भी है ना, अमली तौर पे मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अमली तौर पे प्राइस कंट्रोल जब नहीं है और क्या ड्रग अथॉरिटीज़ या सूबे जो है जो उनका काम है क्या वो कर रहे हैं? बताएं। अच्छा, ये अदारों की कोशिश होती है कि वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो CEO है वो अपना लेके आए। अच्छा, बहुत सारे माजी के अंदर ऐसे हमने खबरें भी लगाई कि ऐसे मुर्दा लोग CEOs आए हैं जिनकी अपनी कंपनियां थी, अद्वियात अदारे थे, उनमें शेयर था उनका। अच्छा, जब आप इस तरह के स्टेक होल्डर को उसमें CEO बना देंगे, गवर्नमेंट का नुमाइंदा बना देंगे, तो वो क्यों ना फार्मास्यूटिकल के साथ मिलेंगे और क्यों ना अपनी अद्वियात को प्रमोट करेंगे। इसी तरह की जो करप्शन है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर मौजूद है और फार्मास्यूटिकल अदारे। इसका मतलब है कि अगर आप 50 रुपए, ये भी मान रहे हैं कि जो 5 रुपए की गोली देते हैं वो भी असर करती है सरकार में, तो इसका मतलब है कि आप 500%, 1000% मुनाफा ले रहे हैं। जो आप 50 वाली टेबलेट जो है वो 5 रुपए में दे देते हैं। तो इसका अब मैंने उनसे सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फार्मास्यूटिकल से कि आप जब 5 रुपए वाली मेडिसिन उधर देते हैं तो उनका कहना है वो तो हम बल्क में देते हैं, इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें अफोर्ड कर लेते हैं, हम उसमें से भी मुनाफा निकालें। लेकिन इतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता कि एक हॉस्पिटल बल्क के अंदर पूरे शहर की अद्वियात आपसे खरीद ले, तो इतनी बड़ी बल्क आपने उसने खरीद ली है कि आप इतना रेट गिरा दें। तो इस तरह जो है आप 15% पे मार्केट के अंदर दे रहे हैं, 20% के अंदर 5% कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ले लेता है, 15% मेडिकल। अब मेडिकल स्टोर कह रहा है कि हमारा अजलों से 15% चला आ रहा है, तो हमारे साथ क्यों जाती? हर तरह की महंगाई हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन हमें ही सिर्फ 15% क्यों दिया जाता? हमारी कमीशन भी बढ़ाई जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मुतालबात हैं, इसमें जो है वो जोर पकड़ते जा रहे हैं। और अब जो इन्होंने बाइकाट किया हुआ है बकायदा, अगर उनके पास रॉ मटेरियल है, वो मेडिसिन नहीं बना रही है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो छापे मारे, फार्मास्यूटिकल अदारों के स्टोर चेक करे कि उसमें चेक करे कौन सा रॉ मटेरियल पड़ा है, कौन सा नहीं पड़ा। डॉक्टर नूर साहब, आपसे जान रहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी मतलब माफिया या फिर वो कह ले कि ताकतवर हो चुकी हैं कि उनके सामने हर कोई घुटने टेक रहा है, इवन दो के हुकूमत भी। असल में उनका असर सूख इतना ज़्यादा है कि कोई भी जो डॉक्टर है वो कंपनी के खिलाफ नहीं बोलता, कोई फार्मासिस्ट है वो नहीं बोलता। अच्छा, अगर जो बोलता है और सच्चाई को सामने लेकर आता है, मतलब कि पिछले माजी में ड्रैब के CEO रहे हैं, वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा थे और उनकी PhD डिग्री भी जाली थी और करप्ट आदमी को ही लगाया गया था, ये गवाह बैठे हुए हैं। अब क्या है कि ऐसे लोगों को जब हम मेरे जैसे बंदे उसकी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई उन्होंने कीमतों का रिकॉर्ड जला दिया है, वो आए रोज़ जो है कंपनियों से, चोरों से पूछते रहते हैं कि आप बताएं कि दवाई कीमत क्या है, कौन सी दवाई रजिस्टर्ड है, जिसके वो खुद कस्टोडियन है। अच्छा, इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए जो है ना, एक ही मतलब कि दवाई है उसकी इतनी इतनी कीमतें, तो इन ताकतवर तो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी कीमत जो है चुकाना, उसके सामने खड़े होना, आप सामने बंदे से पूछ सकते हैं मौसम से कि इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वो मतलब कि मैंने 251 FIR नाजायज़ ख़त्म कराई हैं, जमानतें कराई हैं उनमें। फार्मास्यूटिकल माफिया ने और ड्रैब की माफिया ने मेरे खिलाफ किए, और फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कूफी बनने से बेहतर है कि इंसान करबला की खाक बने और अपना हिस्सा डाले और हकायक इतने। इसमें एक जो उनको आजकल उनके मसले भी तो हल डिस्कस करने चाहिए। नहीं, मैं उनको जो मसला, देखिए मैं भी उनके खिलाफ बोला हूँ, मैंने भी कहा है कि वो अपना CEO लगवाते हैं, क्या मसले आ रहे हैं FIR के अंदर। अब
सेल टैक्स उनको 17% था। अच्छा, उन्होंने मुतालबा किया कि अद्विया से सेल पर 1% हो गया, खत्म किया जाए, उसका 1% हो गया। ठीक अब उन्होंने रिटर्न मांगी है जो गवर्नमेंट ने उनको वापस करना है। अरबों रुपया उनका गवर्नमेंट की तरफ फंसा हुआ है। वो एक अलहदा इशू है कि उनके पास पैसा है या नहीं है, वो अपना काम चला सकते हैं, लेकिन उनका मुतालबा एक जायज़ है कि हमारे अरबों रुपए जो करोड़ों रुपए उनके पास फंसे हुए गवर्नमेंट के पास सेल टैक्स की मद में, उसका वो रिटर्न मांग रहे हैं, उनको दिया जाए ताकि वो अपने अदारों को अच्छे तरीके से चला सकें। तो ऐसे उनका कहना है कि जब तक जो है डॉलर कहीं एक जगह पे खड़ा नहीं होता, मुस्तहकम नहीं होता, हमें कोई गारंटी नहीं दी जाती, हम कैसे अद्वियात बनाना शुरू करें, कैसे हम रॉ मटेरियल को खरीदना शुरू करें। तो इस हवाले से गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी से भी मुज़ाकरात हुए हैं, मिनिस्टर से भी हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, फिर आपको कुछ बताते हैं। तो इस तरह के मामलात में जो है वो सफर कर रहा है पेशेंट। पेशेंट सफर कर रहा है। अब पेशेंट मुंह मांगे रकम दे के भी मेडिसिन नहीं ले सकता, ये अफसोस की बात है। अब पैनाडोल क्या है, उसकी भी किल्लत हुई पिछले दिनों जब हमने देखा। मरीज को नहीं पता कि पैनाडोल एक ब्रांड है। आप कालपोल ले लें, आप उन्हें कहें जी पैरासीटामोल दे दें। 100 कंपनियां बना रही हैं पाकिस्तान के अंदर पैनाडोल का जो है साल्ट, तो आप वो ले लें। कहते ये क्लाइंट समझता ही नहीं है, कहता है ये डिब्बा से मुझे डेंगू हुआ है या मुझे बुखार हुआ है तो मुझे पैनाडोल से आराम आना, तो वो दूसरे साल्ट को लेने के लिए तैयार ही नहीं। इस वजह से भी किल्लत पैदा हो जाती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अब कंपनी ने इतनी अपनी अवेयरनेस करती कि उसके ब्रांड का नाम ही पैनाडोल ही चल रहा है कि पैनाडोल एक बुखार की दवाई है, वो उससे दर्द भी रुक जाती है, वो ब्रांड इतना मशहूर कर दिया है। तो ये तो उसकी अपनी एक कमर्शियल मार्केटिंग का तरीकाकार है। तो अब हमारे इदारों डॉक्टरों को अवेयरनेस देनी चाहिए, वो भी पैनाडोल लिख देते हैं। अब उनको चाहिए कि वो पैरासीटामोल लिखें, साल्ट लिखें। अब जब सरकारी अस्पताल के अंदर आप ब्रांड का नाम लिखेंगे तो ये करप्शन है। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये कानून बनाया है कि सरकारी अदारों के अंदर जो ये डॉक्टर्स हैं वो साल्ट लिखेंगे। हाँ जी, रॉ मटेरियल जो उसके अंदर है साल्ट है, उसका नाम लिखें ताकि वो मेडिकल स्टोर पे जाए तो जौन सी सस्ती दवाई है वो उससे खरीद मिल सके। ठीक है। बल्कि जो ड्रग एक्ट 1976 है उसका सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि जो दवाई सिंगल जो दवाई है ना, तो जैसे पैरास्टामोल है, वो रजिस्टर्ड ही जो है वो जेनेरिक फार्मूला के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हम लोग ब्रांड के मुताबिक लिखते हैं। अब क्या है देखें, आम आदमी है ना, वो बेचारा लुटता भी है, मरता भी है, उस पर रहम खाने के लिए ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां तैयार हैं ना हुकूमत तैयार है। हुकूमत वही जबान बोलती है जो फार्मास्यूटिकल चाहती हैं। मैं तो परेशान हैरान हुआ हूँ कि 53 अद्वियात के पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, उसके 90 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो जाके देखें कि भाई क्यों नहीं है। अब फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी करें, नहीं करते। दोनों तरफ से जो आवाम पे लास्ट पे कंक्लूड करना चाहूंगी, हल क्या है? दोनों से ये पूछूंगी हल क्या है? हल इसका ये है कि तमाम दवाइयाँ जेनेरिकली होनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल पूरी वेबसाइट पे देने चाहिए, और असल जो कीमतें हैं वो होनी चाहिए, और इस पे कमेटी बननी चाहिए कि दवाइयों की कीमतों का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है पब्लिक उसको देखा जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो वेबसाइट पे अद्वियात के नाम और कीमतें दे। और पंजाब को सूबे को रिकॉर्ड मुंतकिल करें कि हमने कौन सी दवाई की कीमत बढ़ाई है, कौन सी की नहीं बढ़ाई। यहाँ की टीम जो है वो अपना मैकेनिज्म बना के छापे मारे और इसको सिस्टम को एटलीस्ट रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो जिसके तहत हमें पता चले कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, कौन माफिया है और कौन ज्यादा किल्लत इस चीज की कर रहा है। डॉक्टर नूर मेहर, कंसल्टेंट एंड प्रेसिडेंट ड्रग फोरम के हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सजाद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और तमाम तर जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन थी उसकी सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इसके बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से, हमारे सबसे करीब हमारे दिलों में बसने वाले बेनज़ीर वादी कश्मीर की। जनाब आज 5 अगस्त है और ये वो दिन था जब 3 साल पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर और मजलूम कश्मीरियों को मुल्की आईनो कानून के तहत हासिल खसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी थी। भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुददारियत पर हमला किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। आज
5 अगस्त को पूरी पाकिस्तानी कौम यकजुबां होकर कश्मीरियों के इस इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठा रही है और उस आवाज की गूंज दुनिया भर में सुनाई भी देगी, क्योंकि कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर में लॉकडाउन को 3 साल होने को है और उस दौरान वादी में ना जाने तशद्दुद के किस कदर अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए होंगे। कितनी माएं अपने बच्चों से महरूम हो चुकी होंगी, कितने बच्चे मजीद यतीम हो चुके होंगे और कितने सुहाग इस वक्त उजड़ चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करता आ रहा है, क्योंकि अब इस तरह के वाकयात छुपाने से भी नहीं छुपेंगे और वो दिन दूर भी नहीं है जब कश्मीर एक आजाद रियासत होगा और पाकिस्तानी दिल खोलकर कश्मीर का साथ देने के लिए तैयार भी हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए हम हर तरह से कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज के दिन के मुनासबत से बात करेंगे। डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारीख दान हैं, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे बताइए, थोड़ी सी कानून पे बात कर लेते हैं कि जो कानून लागू किया गया था 3 साल पहले कश्मीरियों के ऊपर, भारत के अंदर उनको जम कर लिया गया आर्टिकल 370 के तहत, ये मुझे बताइएगा इसको लागू करने का मकसद क्या था? ये आर्टिकल 370 1954 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा। इसके तहत एक महदूद सी खुद मुख्तारी कश्मीर को दी थी, उस सेंस में उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया था इंडिया के आइन में। और उसके तहत फिर ये था कि जो इंडिया के पार्लियामेंट के जो कवानीन थे उनकी पहले मैंडेटरी अप्रूवल या स्टेट असेंबली से जो है कि लेनी पड़ती थी वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं है कि वो इन्होंने अचानक खत्म कर दिया है। अच्छा। नेहरू के पीरियड से ही आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइल्यूट करने का सिलसिला शुरू हो गया था। अच्छा। और एक मतलब वैसे तो एक वो कहते हैं ना कि एक होलो फसाद बाकी रह गया था, एक खोखला सा ढांचा उसका बाकी रह गया था, और वो भी उन्होंने ये जो है कि 5 अगस्त को उसको भी खत्म कर दिया। तो बेसिकली उसका मकसद जो था कि इंडिया को, कश्मीर को एक सूबे के तौर पर यूनियन में या विफाक में इंटीग्रेट करना था। वो जो हैसियत थी उनकी, उसको खत्म करना। और उसके थ्रू जो है कि कश्मीरियों को कुछ ऑटोनॉमी थी, कुछ राइट्स थे, क्योंकि इसके साथ इन्होंने आर्टिकल ये 35A भी रिपील किया है। इसके थ्रू ये था कि जो नॉन रेजिडेंट थे कश्मीर के, जो गैर मुकामी कश्मीरी थे, जो गैर मुकामी जो लोग थे, जो इंडियंस थे और कश्मीर में नहीं रहते थे, वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते थे। अब उनको जो 35A को रिपील किया तो उनको भी जो है कि प्रॉपर्टीज इजाजत मिल गई, खरीदने की इजाजत मिल गई। तो ये एक लार्जर मतलब है कि जो इसके क्रिटिक्स हैं इस पॉलिसी के, वो ये कहते हैं कि लार्जर प्लॉय है। ये महज ये नहीं है कि इसके साथ इन्होंने डोमिसाइल रूल भी तब्दील कर दिया। अच्छा। ये जो है कि मार्च में 31 मार्च 2020 को। अब उसमें यह है कि कोई अगर 15 साल जितने कश्मीर का कोई रेजिडेंट रहा है या उतने 7 साल उधर पढ़ा है, या ये है कि मैट्रिक या इंटर के एग्जाम उधर से दिए हैं, तो वो भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वो भी उधर सेटल हो सकते हैं। अच्छा। उससे फिर ये होगा कि और लोग जो हैं कि जो यहाँ से जो सिख और कश्मीरी महाजरीन जो 47 के बाद गए थे और जम्मू के अतराफ में सेटल्ड थे, वो लोग जो है कि प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे, कश्मीर के रेजिडेंट बन जाएंगे। उसके अलावा जो है कि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्म फोर्सेस के जो लोग उधर डिप्लॉयड रहे हैं, वो लोग, इसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर के लोग जो कि 15 साल उधर रहे हैं, अच्छा। तो वो भी बन जाएंगे। तो बाद लोग, ये एक इंडियन स्कॉलर हैं अनुराधा भैसन, वो कहती हैं कि ये एक रेप्लिकेट कर रहा है इसराइल का गजा मॉडल, वेस्ट बैंक का मॉडल, रिकॉलोनाइजेशन और ऑक्यूपेशन का। जिस तरह वो अपनी यहूदी बस्तियां ये जो है कि मगरबी किनारे पर वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में बसा रहे हैं, इसी तरह ये डाइल्यूट करना चाहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी को और इसके डेमोग्राफिक फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं और कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हल क्या है? पिछले 75 साल होने वाले हैं जश्न आज़ादी हम मनाएंगे, और तब से ही ये जिद्दोजहद कह लें कि शुरू हो चुकी थी कश्मीरियों की भी, और वो कितना तशद्दुद उन पे किया जाता है, आलमी बरादरी भी ये चीज़ें देखती है, लेकिन कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता इसके ऊपर? नहीं, आवाज़ तो ज़ाहिर उठाते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंशियल लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, हर तरफ से मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन भी आवाज़ उठाती हैं,
मगरिब से भी आवाजें उठना लेकिन शुरू हो उसका गई हैं। कोई लेकिन वो फायदा मसला नहीं ये है होता। कि उनका जो डिप्लोमेटिक क्लाउड इंडिया का इतना ज़्यादा है, उनके इंडिया एक 1.5 अरब की मंडी है वेस्ट के नज़दीक, उनकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, उनकी वैल्यूज़ भी जो है कि कन्वर्ज करती हैं या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं। इसी तरह वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से भी फियर करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि उनको इंडिया के स्टांस के ज़्यादा करीब ले आती हैं। इस वजह से वो फिर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर जी, जी। सकते। आलमी मंडी के हवाले से अगर देखा जाए तो फिर क्या, अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान किस हद तक अपना जो एक किरदार है वो निभा रहा है, निभा भी रहा है या नहीं निभा रहा? नहीं, पाकिस्तान ने निभाने की कोशिश तो की है और बाद सूरतों में इस हद तक भी निभाया है कि जो उस पर इख्तिलाफ का इजहार किया जा सकता है या रिजर्वेशन हो सकती हैं या उसका पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। अच्छा। पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है कि अपनी आज़ादी भी स्टेक पे डाली है। पाकिस्तान ने जो पहली दो जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर्स थी वो कश्मीर की वॉर्स थी। फिर 71 की जंग, अगरचे कि कश्मीर की जंग नहीं थी लेकिन वो भी इस महाज तक फैल गई। फिर इसके बाद जो है कि कारगिल का एपिसोड है। तो ये सारा कुछ जो है कि ये कश्मीरी के लिए पाकिस्तान कर रहा है ना कि बाद सूरतों। फिर ये है कि क्राइसिस ऑफ 90s था कि अर्ली 90s में कि दे बोथ कंट्रीज रीड ऑन ब्रिंक ऑफ वॉर। तब भी ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के तहत, यूएस के रोल के तहत इस क्राइसिस को डीएस्केलेट किया गया। तो पाकिस्तान तो बहुत कुछ अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक दफ़ा ये एक बड़े कोनामश सहाफ़ी थे डॉन के, इरफान हुसैन साहब, उन्होंने 2020 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें 4 ऑप्शंस ये है कि डिस्कस किए थे कि पाकिस्तान मतलब है क्या कर सकता है। अच्छा। एक तो है कि इन्फिल्ट्रेशन थ्रू जिहादीज है, लेकिन अब ये ऑप्शन पाकिस्तान के लिए कम हो गया है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग कर दी है। सही। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान का डिप्लोमेसी है, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनली सपोर्ट जो है वो कम होती जा रही है। तीसरा ऑप्शन जो है कि वो आपका जो है कि वॉर है, लेकिन वो कहते हैं कि वॉर को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वॉर जो होगी ये कभी भी न्यूक्लियर हो सकती है। पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है और कभी भी कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है और उसका दायरा बहुत ज्यादा फैल सकता है। बल्कि एक और रिपोर्ट भी चंद साल पहले आई थी, उसमें भी ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो 10 करोड़ लोग फौरन मर जाएंगे और जो लोग बचते हैं न्यूक्लियर वॉर में उनकी हालत मरने से भी बदतर होती है क्योंकि अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी में जो असरात देखे जा रहे हैं। चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके असरात 600 साल तक रहेंगे। तो वो फिर ये कहते हैं कि इस हवाले से जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स और दूसरे लोग ये कहते हैं कि एक ही ज्यादा क्रेडिबल ऑप्शन मतलब है कि रह जाता है कि एक सेंस में मतलब है कि के लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट जिसको हम कहेंगे कि ये कि यूज ऑफ कन्वेंशनल फोर्स अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस तरह के जो बैटल्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनका स्कोप लोकलाइज रहेगा और वो ज्यादा फैलेंगे नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है डॉक्टर इरफान के टेबल टॉक के थ्रू ये मसला हल किया जा सकता है? ऑब्वियसली इन कंट्रीज को टेबल टॉक पर आना पड़ेगा, लेकिन है कि जिस तरह ये जो है कि मोदी गवर्नमेंट का एक स्टांस बहुत ज्यादा अनकम्प्रोमाइजिंग और हार्डेंड हो गया है, तो जब तक इंडिया में ये मतलब है कि सेटअप है और तब तक तो मुश्किल लगता है। अच्छा। दूसरा है कि फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी है दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि मोदी भी कहते हैं कि हम किससे बात करें, पीछे तो सब कुछ इधर फौज कर रही होती है। तो ये हल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे चीजों को देख कर मद्देनजर रखते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा है कि हम उन पे एतमाद नहीं करते, वो हम पे एतमाद नहीं करते। हम अगर पॉलिटिशियंस को इनिशिएटिव लें तो उनको फिर क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है कि वो इंडियन एजेंट हैं, ये हैं। तो बहुत सारे मतलब एक इश्यूज हैं। तो इसको आपको क्या लगता है फिर क्या वाहिद हल क्या निकलता है? देखिए ना, वाहिद हल जो इस तरह की हल है, इम्कानी हल तो कश्मीर के यही है कि मतलब है कि स्टेटस को भी ना हो, लेकिन जिस तरह मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला था या वो एक इसका एक हल है ऐसा कि एक कोई मेजर जो चेंज ना है कश्मीर के में, यानी कि मेजर गिव एंड टेक ना हो, दोनों जो है कि ममालिक हैं उनकी पोजीशंस भी बरकरार रहें और उनके अंदर कश्मीरीज को ऑटोनॉमी भी मिल जाए और फ्री मूवमेंट ऑफ कश्मीरीज भी शुरू हो जाए और जो ट्रूप्स हैं वो भी कश्मीर से निकल जाएं और एक कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल या सुपरविजन कोई कायम हो जाए। या तो कोई ऐसा मॉडल हो सकता है। अच्छा। या फिर है कि जैसे ट्रीज टाइप है, अंडोरा टाइप है,
और इस तरह के कोई मॉडल हो सकते हैं कि जब इमरान खान अपोजिशन लीडर थे तो ये कहते थे कि स्विस मॉडल कश्मीर के लिए बेहतर है, कहते कि वो कोई ओवरऑल उनका वो पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल है। उन्होंने तो इंटरनेशनली जाके कश्मीर के हवाले से आवाज भी उठाई ना, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद लेकिन है कि अपने मुल्क में, लेकिन बात यह है कि वो इतनी स्पेस शायद उनको भी नहीं मिल सकी या वो भी उस तरह क्रिएट नहीं कर सके कि जिन मॉडल्स की वो बात करते थे उन मॉडल्स को अप्लाई कर सकें। सिर्फ बात करने से जी, काम नहीं बनता, उसके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब मौजूद थे, तारीख दान है, और आज के दिन की मुनासबत से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है, और उसकी मुनासबत से ये सेगमेंट छोटा सा हम लोगों ने आप लोगों के लिए सजाया था ताकि इस दिन की मुनासबत के बारे में क्या मकसद था कश्मीरियों को खुद में जम करने का, उस पर थोड़ी सी रोशनी हमने डाली है। और जनाब मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते नुसरत फतेह अली खान का कलाम है दमादम मस्त कलंदर, वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।